but in MA as well as in coursework for PhD, because in future and nowadays also technology will definitely will have space in our life, in our research, in our profession. So ये जो गैप है, इस गैप को फिल करना पड़ेगा, और दुनिया में हर जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी का फुल फ्लैज पेपर्स होते हैं, और नॉट ओनली थ्योरेटिकल टीचिंग, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, बट एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स होने चाहिए, ताकि जो रिसर्च में आएंगे फ्यूचर में या जो अभी रिसर्च में है वो टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर सकें, उनको टेक्नोलॉजी को हैंडल करना आता हो, यूज़ करना आता हो, उसका एप्लीकेशन यूज़ करना आना चाहिए, ताकि वो बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें, कम वक्त में अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर सकें. एंड दैट इज़ द बेसिकली द फोकस ऑफ today's lecture was. I'm sure that it was really maybe fast, बहुत तेज़ी से किया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारी कंटेंट था, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करना मेरी मजबूरी थी. लेकिन नाउ यू हैव वी कैन हैव क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. वन थिंग आई जस्ट वांट टू से कि ऐसा नहीं है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनको यूज़ भी कर रहे होंगे. लेकिन द थिंग इज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि उनको कहीं उनका एक्सपोजर हमने इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया, whether it is B.Ed or M.Ed or coursework or PhD. So the important responsibility now for any education institution, director, head, dean, is that you have to pay attention to all these services also. How can we best use these web tools in our research management? So exposure की ज़रूरत भी है और training की भी ज़रूरत है. Generally, we are using all these tools in our personal life, but we are not using them in our research or in our profession or in education. Now, thank you very much, Professor Naushad Sahab, for giving me opportunity. शुक्रिया प्रोफेसर राम साहब. अब मेरी गुजारिश डॉक्टर शाहीन शेख से है कि अगर हमारे व्यूअर्स के कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं इसके ताल्लुक से, तो एक एक करके एहरार साहब से आप पूछिए. शाहीन शेख. एहरार साहब, आप अगर कुछ क्वेश्चन लिए हो शाहीन मैम. अस्सलाम वालेकुम सर. सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और इट वाज लाइक एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और बहुत सारे आपने आईसीटी टूल्स कवर किए हैं. जहाँ तक मैं देख रही हूँ ग्रुप चैट में सभी ने तारीफ की है आपके प्रेजेंटेशन की. एक सवाल जो यहाँ पे आया है कि क्या उर्दू ज़बान में कोई ऐसे रिसर्च या रेफरेंस टूल्स आईसीटी के जरिए मौजूद है? डिफिकल्ट क्वेश्चन. रीज़न इज के मैंने तो यूज़ किया नहीं कभी, उर्दू के अंदर एक्सप्लोर भी नहीं किया है, नहीं होगा शायद, क्योंकि द रीज़न इज के इसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा जी. कंट्रीब्यूट तो आप ही लोग करेंगे ना, जो उर्दू इंस्टीट्यूशन है, उर्दू के लोग हैं. क्या मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपके इंस्टीट्यूशन ने इसमें कुछ कारामद काम किया है, या जामिया ने किया है, या अलीगढ़ ने किया है, फिर कौन करेगा? तो मुझे लगता नहीं है कि उर्दू के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल हो, बट ये जो है हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि इसमें कोई मीडियम का काम वो नहीं है. द ओनली थिंग इज वी आर हैविंग टूल्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हैं, उसको तो एप्लीकेशन करके ही होगा. उर्दू में शायद नहीं होगा, मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, और आई एम नॉट श्योर कि जब हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो होगा कहाँ से. सो दिस नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर फ्रॉम माय साइड, बट दैट इज द रियलिटी. इट इज द ट्रूथ. या जरार, आप बताएंगे कुछ और सवाल है, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने देखा है ग्रुप चैट में बस यही एक सवाल था. और प्लेगरिज्म के बारे में भी पूछा है, उर्दू प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है क्या? तो सर आप जवाब दें, वैसे तो शायद नहीं है. इसका जवाब तो मैंने आपको दिया. आपके प्रीवियस स्पीकर थे जामिया के, शायद ये उसका वो जवाब इसका ज़्यादा बेहतर दे सकते थे कि कितना उर्दू में प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. सॉफ्टवेयर तो देखिए जो बनाए हुए हैं ये कंपनीज ने बनाए, एंड कंपनीज आर नॉट फोकसिंग ऑन उर्दू, नॉर इन हिंदी, नॉर ऑन संस्कृत. They are basically always develop in English. English is international language. तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सब इंग्लिश में हैं,
और वो इंटरनेशनल पर यूज़ के लिए होते हैं, तो उनका फोकस उर्दू पे नहीं होगा, तो उनको हम यूज़ तो कर ही सकते हैं। मैंने देखा है आपके यहाँ जो थीसिस है या जो कुछ होता है उसको इंग्लिश वर्जन में भी पब्लिश करते हैं, तो दिस मीन्स यू हैव एवरीथिंग इन इंग्लिश, तो वो सॉफ्टवेयर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सर डॉक्टर शीबा नाज हैं, उनका सवाल है। आई एम अगेन सेइंग कि अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में होना चाहिए तो हम सबको मिलके उसमें कुछ काम करने की जरूरत है। जी सर, जी हो जाएगा। जरूर कोशिश करेंगे सर। हाँ जरा अगला सवाल है सर डॉक्टर शीबा नाज साहबा का कि प्लीज टेल अबाउट सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म? जी सर। देखिए ऐसा है कि कहा जाता है कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने आपके पेपर से एक पैराग्राफ लिया जो मेरे पेपर के अंदर या थीसिस के अंदर मैंने उसको यूज़ किया, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट कि अगर मैं उसके नीचे डिटेल लिख दूं, आपका नाम लिख दूं, कहाँ से पब्लिश, कौन से जर्नल में हुआ, किस ईयर में हुआ, किस पेज पे वो अवेलेबल है। मोटा मोटा आपने देखा होगा मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं कहीं कुछ रेफरेंसेस दिए हुए थे, वो जहाँ से मैंने वो पैराग्राफ लिया था वो उसको मैंने नोट किया हुआ था। पॉइंट ये है कि किसी के काम को, किसी के हार्ड वर्क को हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरा काम है। और दुनिया में किसी ने हमेशा अकेले ही काम नहीं किया है। ऑल ओवर वर्क इज बेस्ड ऑन अदर वर्क्स। ऐसे ही तो सिस्टम आगे बढ़ा है, थोड़ा 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 काम हुआ है, किसी ने ए किया, बी किया, सी किया, फिर जाकर जेड तक पहुंचा काम। तो अगर हम एक का कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जेड का कंट्रीब्यूशन आपका अपना नहीं माना जाएगा। सो सेल्फ प्लेगरिज्म का इशू ये है कि मुझे ईमानदार होना चाहिए। इफ इट इज माय वर्क आई हैव टू क्लेम दिस माय वर्क। अगर ये किसी दूसरे के काम पर बेस्ड है तो बता दीजिए कि भाई उनका भी काम मैंने देखा है, उसके काम को यूज किया है और मैंने दिस इज माय वर्क। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्लेगरिज्म। हम क्यों वेट करें कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करें और वो हमें बताया कि आपका 10% या 20% प्लेगरिज्म है। जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में कहा कि 4-5 साल तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत से जर्नल्स पढ़ते हैं, और वो कई बार हम नोट करते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं नोट करना। लेकिन इफ़ यू आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन अवर पेपर और इन डिसर्टेशन विदाउट गिविंग रेफरेंस टू दैट कंसर्न पर्सन, वो अच्छी बात नहीं है। वो कभी अगर चेक हो जाती है तो वो क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज माय कंट्रीब्यूशन व्हिच यू हैव नॉट रिफर्ड इन योर। तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जहाँ ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज आप छुपा लेंगे, कल पता लग जाएगा, उसके अगले दिन पता लग जाएगा। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि वो जिससे आपने कॉपी किया वो कॉपी उसी के पास चली गई पढ़ने के लिए, तब वो क्लेम कर सकता है कि दिस यू हैव नॉट रिपोर्टेड, दिस नॉट योर वर्क। तो वो अच्छी बात नहीं है, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन ब्लैक लिस्ट हो जाता है। और वो अच्छी बात इसलिए नहीं है कि हम छुपाएं क्यों। ये तो हो सकता है कि आप भूल गए, फाइन, लेकिन इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए एरर। अगर आप इंटेंशनल एरर कर रहे हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। अनइंटेंशनल तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, या आपके जहन में नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है, फाइन, आप एक्सेप्ट कर लेंगे कभी भी। तो व्हाई वी हैव टू बी बेस्ड ऑन दिस प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर कि वो ही बताया हमें। अगर मान लीजिए थीसिस आपकी 100 पेज की है, आपने कहीं से कुछ नहीं लिया है, तो आपको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 0 दे देगा क्योंकि आपने कुछ भी नहीं लिया वहां से। So we have to be confident also because this is my work, this is my work. If I have taken 10% from somewhere, give the credit of that 10% to that concerned person. यही सॉफ्टवेयर भी बताएगा। So क्या होता है कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है तो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ कैरी जाता है। जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रेजेंटेशन होगा, कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आपके साथ चल रहा होता है कि दिस इज माई वर्क। और अगर आपने कहीं और से लिया है और उसको आपने रेफर नहीं किया है तो दिल में कहीं ना कहीं ये होगा कि अरे भाई यहाँ इतने बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट आउट कर दे कि ये तो उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है रिसर्च में। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च में ईमानदारी। ओके, अगला सवाल है सर, एक मलिक साहब हैं, सवाल कर रहे हैं कि राइट लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस। या व्हाट इज द क्वेश्चन? लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अभी तो हमने बताया है सारा का सारा, अभी दोबारा बताएं कैसे? अभी तो सारा आपके सामने डिस्प्ले किया था वो सारा।
जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लो जरा नेक्स्ट। सर अगला इसी से प्लेगरिज्म चेक से ताल्लुक है, उसमें है कि शेख अहमद साहब सवाल कर रहे हैं कि वंस आई चेक्ड इन फ्री प्लेगरिज्म इट्स शोविंग 20%, अगेन आई चेक्ड शोविंग 30%, व्हाई सर, प्लीज एक्सप्लेन इट। वो मैंने अभी बताया ना कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, some softwares go in very deeply inside that, some are superficial, बहुत सारे, जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग होती है, कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपने लगाया, उसने कहा ऐसा 10% है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में जाते हैं, एक एक लाइन को रीड करते हैं, एक पैराग्राफ को रीड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा था कि जो इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन कंटेंट नेट पे अवेलेबल है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसी के बारे में बताता है। अगर मान लो हार्ड कॉपी से कहीं से आपने एक पेज लिया, कोई हार्ड कॉपी डिसर्टेशन किसी की पढ़ी, थीसिस लिया, वहां से एक पेज आपने अपनी थीसिस में लिया है, और ये सॉफ्टवेयर नेट पे, अगर ये कंटेंट नॉट नेट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा ये पेज आपने कहाँ से लिया है? वो नहीं बताएगा। तो जो पास्ट के जो रिसर्चेज हैं, पास्ट के जो कंटेंट हैं, थीसिस हैं, डिसर्टेशन हैं, पेपर हैं, जिनकी सॉफ्ट कॉपी नहीं बनी है, दे आर स्टिल देयर इन द लाइब्रेरीज, और वो भी लाइब्रेरी, अभी कंसल्ट तो हम वहाँ भी जाते हैं, लाइब्रेरीज भी जाते हैं, देखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लगाइए वो नहीं आएगा, वो सेल्फ प्लेगरिज्म से आएगा कि आपने देखा है और आप उसको उसमें दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ उसको छोड़ देगा। लेकिन जब कभी उसको भी काउंट करके प्लेगरिज्म निकाला जाएगा किसी पेपर का, तो वो उसको काउंट करेगा तो वो बढ़ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट तरीके के हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं, वो सीरियसली दुनिया में कहीं भी जो भी काम हुआ होगा उस तरह का उसको भी चेक करेंगे, और वो बताएंगे कि आपका जो पेपर है या थीसिस है उसमें इतने % प्लेगरिज्म है, और अगर बहुत सुपरफिशियल जो सॉफ्टवेयर है, फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, वो बता देंगे 10% है। तो मैंने कहा था कि 2-3 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिए एहतियातन। जब भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आप पेपर भेजने जा रहे हो, उस वक्त वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, 2-3 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिए ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि इतने % है जो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, फिर भेजिए, आराम से भेजिए, और वो पब्लिश भी हो जाएगा। दुनिया में रिसर्च में ये एक मॉडर्न चीज़ है कि आप कितने फेयर हैं, कितने ईमानदार हैं। सर अगला सवाल डॉक्टर आविष्कार साहब का है कि ऑनलाइन एजुकेशन आज हम सबकी ज़रूरत बन गई है, लेकिन क्या शिक्षा का सही विकल्प बन पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने के कारण बच्चों में तरह तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे आँखों और सर का दर्द। ये तो देखिए, जो रिसर्चेज आ रही हैं वो सही आ रही हैं, विकल्प तो नहीं है, विकल्प तो फेस टू फेस ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के वक्त में ये फेस टू फेस नहीं हो सकता है, तो जिसका विकल्प ये है कि कनेक्टेड रहें बच्चों से, ताकि बच्चे एंगेज रहें, बिजी रहें, टीचर्स भी अपनी सर्विसेज जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो पूरी करें। तो इसमें हेल्थ इश्यूज तो होंगे, होते रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्चेज बहुत हुई हैं कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बहुत देर बैठे हैं तो एक्सपोजर तो हो रहा है, रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो ये, लेकिन ये उसी वक्त तक है जब तक ये हालात ठीक नहीं हुए, अदरवाइज इसका कोई वो तो नहीं है कि यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम फेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत, हमारे यहाँ लॉकडाउन के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है। पहले लोग कन्विंस ही नहीं होते थे, हम लोग लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, पेपर लिखते थे, थीसिस में बहुत सारा काम किया हम लोगों ने, लेकिन पीपल वाज नॉट कन्विंस्ड, नो फेस टू फेस इज द बेस्ट, फाइन, वी आल्सो एक्सेप्ट दैट फेस टू फेस इज बेस्ट। लेकिन ऐसे हालात में जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, उसमें दिस इज वन मोड ऑफ कनेक्टिविटी इन एजुकेशन। बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में 100 सीट हैं बीएड में, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव 500 लोग एजुकेशन लेना चाहते